और हो सकता है कि मैं अपना हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं अगर इरादे मजबूत हों तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसान लगने लगता है। आज हम मौजूद हैं यमुनानगर में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दीपांशु जिंदल जी, जो कि इस वक्त हरियाणा में यमुनानगर के अंदर बीडीपीओ की पोस्ट पर तैनात है। लेकिन इसके अलावा अब उन्होंने यूपीएससी क्लियर कर लिया है और ऑल इंडिया रैंक 38 हासिल किया है। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने हमारे एक शहर के अंदर एक बीडीपीओ की पोस्ट पर कार्यरत रहते हुए अब आपने आईएएस की पोजीशन को जो है वो जल्दी अचीव करने वाले हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका पहला जो रिएक्शन क्या था जब आपने देखा कि फाइनली यू हैव क्लियर्ड योर यूपीएससी? देखिए, अभी जब रिज़ल्ट आया था तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि इतने सब लोगों ने अपनी दुआएं दी, शुभकामनाएं दी, इतने सालों की मेहनत थी, वो सारी रंग लाई। तो डेफ़िनेटली बहुत खुशी का पल होता है और बहुत रिलीफ़ मिलता है कि जो हम करना चाहते थे अपना लाइफ में वो हमने अचीव किया। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, टू माई पेरेंट्स। सर, आपकी जर्नी किस तरीके से रही? आपने 12th में कॉमर्स स्ट्रीम से आप आगे बढ़े, उसके बाद आपने कॉलेज किया, तो ये जो माइंडसेट रहता है लाइक कॉमर्स से यूपीएससी में आना थोड़ा सा टफ रहता है, तो क्या आपकी जर्नी रही? आप स्टेप बाय स्टेप अगर हमारे दर्शकों को बता सकें। जी, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप पंजाब में था। मेरे फादर नेस्ले इंडिया लिमिटेड में काम करते थे। तो मैंने अपनी सारी स्कूलिंग नर्सरी से लेकर 12th तक मैंने मोगा डिस्ट्रिक्ट में ही करी, डीएन मॉडल स्कूल से। फिर उसके बाद मैंने कॉमर्स स्ट्रीम चुना, तो मेरे को श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने ग्रेजुएशन करी, बीकॉम ऑनर्स 2022 पास आउट। वहाँ पे भी पूरा मैंने सारा एनएसएस होती है, नेशनल सर्विस स्कीम होती है, उसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, अंडर प्रिविलेज लोगों को हेल्प करते हैं। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि यार हम एक रियल इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड ला सकते हैं। तो जो भी एजुकेशन रही कॉमर्स की, फिर मैंने उसी को यूज़ करके अपना यूपीएससी का बेस बनाया सारा। उसमें मैंने ऑप्शनल भी अपना कॉमर्स रखा। ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था यूपीएससी में। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, मेरा हाफ मार्क से प्रीलिम्स रह गया था। प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं, एक जनरल स्टडीज़ होता है और एक सीसैट एप्टीट्यूड होता है। तो मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था एप्टीट्यूड में लेके, तो जनरल स्टडीज़ में काफ़ी अच्छा स्कोर था, पर सीसैट मेरा हाफ मार्क से रह गया था। तो मैंने उस पर काफ़ी काम किया अगले साल। तो नेक्स्ट ईयर मेरा अटैम्प्ट प्री मेंस और इंटरव्यू सारा क्लियर था, पर मैं फाइनल लिस्ट में कुछ मार्क से रह गया था। जो टोटल हुआ था जी, जो टोटल हुआ था। तो फाइनल लिस्ट में मैं अपने आप को नहीं ढूंढ पा रहा था। तो मैं बोलूँगा कि एक डीमोटिवेटेड और निराशाजनक स्थिति थी। पर एक मैं कहूँगा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि मेरा इंटरव्यू लास्ट डे था 17 अप्रैल को, और 22 अप्रैल को शायद रिज़ल्ट आया था, और नेक्स्ट मंथ ही मई में 22-23 को एग्ज़ाम दोबारा से था प्री का। तो मेरे को टाइम ही नहीं था कि मैं डीमोटिवेटेड रहूं, मेरे को वापस से बाउंस बैक करना था। तो
प्रॉपर फिर तैयारी में जुटे, जो गलतियां थी उन पे काम किया, उनको एनालाइज़ किया, तो फिर काम किया और अभी रिज़ल्ट आया है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल जिन सब का इसमें हिस्सा है सक्सेस में। क्या बात है सर, आपने इससे पहले हरियाणा स्टेट सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दिया जिसमें आपने रैंक 6 हासिल किया और आज आप बीडीपीओ की पोस्ट पर आप कार्यरत थे। तो आपने स्टार्टिंग से यूपीएससी देने का सोचा था कि आपने सोचा पहले हरियाणा सर्विस कमीशन आप क्लियर करेंगे? तो ये क्या स्ट्रेटजी रही थी आपकी? जी एक्चुअल में क्या था कि एम तो था हमेशा कि सिविल सर्विस करना है, जी। क्योंकि इसमें जितना आपको स्कोप मिलेगा, स्केल मिलेगा और स्पीड जिससे आप इम्पैक्ट ला सकते हो वो इमेंस है। तो गोल माइंड में क्लियर था कि दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। फिर उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि यूपीएससी का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, सेकंड अटैम्प्ट दिया, तो मेरे को हुआ कि शायद थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है और हो सकता है कि मैं अपना एम जो अल्टीमेट एम है अचीव ना कर पाऊँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये बोलूँगा कि जो अपने लेटर अटैम्प्ट्स की स्टेज में हैं, जैसे मान लीजिए आपका 4th अटैम्प्ट है, 5th है, 6th है, तो आप डेफिनेटली प्लान बी के तौर पे स्टेट सर्विसेज ज़रूर दें। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो हमारा अल्टीमेट एम है वो यूपीएससी नहीं है। अल्टीमेट एम हमारा देश को सर्व करना है, लोगों को सर्व करना है। उसके लिए रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भगवान एक है, रास्ते सारे अलग हैं। तो वैसे ही स्टेट सर्विसेज एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे हम लोगों की लाइफ को एक बहुत ही बारीकी से समझ सकते हैं, इम्पैक्ट एक्चुअल में हम ला सकते हैं। और इससे फिर इस थिंकिंग को मैंने फिर आगे किया कि हरियाणा सिविल सर्विसेज मैंने दिया लास्ट ईयर और मेरा रैंक 6 आया और फिर मैं यहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जगाधरी में पोस्टेड हुआ। सारा मेरे को यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काफ़ी हेल्प करा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पेपर में जो प्रैक्टिकल चीज़ें हम एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ सीखते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंस्पेक्शंस हो गई, पब्लिक ग्रीवेंस हो गया, उसको मैंने अपने मेंस में और इंटरव्यू में बहुत यूटिलाइज़ किया। और यहाँ पे सबकी सपोर्ट रही, गाइडेंस रही, डीसी मैम की, एसडीएम सर की, डीडीपीओ सर की। तो मैंने इसका फुल यूज़ किया, जॉब भी अच्छे से करी और अपना उसको यूज़ करके मैं नेक्स्ट पड़ाव में भी बहुत हेल्प ली। सर आपने एचसीएस में रैंक 6 आपने हासिल किया, जिसके बाद एसडीएम की पोजीशन को जो है वो टॉप पे माना जाता है हरियाणा सर्विस कमीशन में या किसी भी स्टेट पीसीएस में। लेकिन आपको बीडीपीओ मिली जो कि खुद एक रेप्यूटेड पोजीशन है, लेकिन एसडीएम ना मिल पाने का क्या रीज़न था वो मैं जानना चाहता हूँ। जी एक्चुअल में जो पोस्ट्स होती हैं उनका प्रॉपर रोस्टर होता है कि कौन सी कैटेगरी की कौन सी पोस्ट्स होंगी। तो जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया उसमें एसडीएम की पोस्ट रिजर्व्ड थी फॉर अदर कैटेगरीज, तो उसमें मैं नहीं बन पाया। बट मैं आपको बताऊंगा कि जो बीडीओ की जॉब है इक्वली चैलेंजिंग है और स्कोप और स्केल काफ़ी है इसमें काम करने का। तो इससे इट्स अ स्टेप, मतलब हम स्टेप बाय स्टेप आगे आगे बढ़ते रहे। तो मेरा था कि मैं अगर मेरा अभी ना होता क्लियर तो मैं अभी हरियाणा सिविल सर्विसेज दोबारा देता। इसमें इस बार एसडीएम की पोस्ट थी तो मैं इसके लिए भी ट्राई कर रहा था, पर बाय गॉड्स ग्रेस इसी में अभी हमारा हो गया। तो क्योंकि आजकल बहुत यूथ है जो कि कहीं ना कहीं जो जनरल कैटेगरी से भी आते हैं या ओबीसी से आते हैं, वो इस चीज़ को लेके कई बार डीमोटिवेटेड हो जाते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया को लेकर। तो आपने जिस तरीके से इसको मोटिवेशन के तौर पर लिया और रेगुलरली आप काम करते रहे, तो उनको सबसे पहले आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो रिजर्वेशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन काइंड ऑफ थिंग है। अब जो चीज़ें हमें कह लो नेगेटिव फेस नहीं करनी पड़ी और उनको बहुत सालों से फेस करनी पड़ रही हैं, उनको हम चाहते हैं कि वो एक इक्वल लेवल पे हमारे आ जाएं। तो मैं कहूँगा कि आप इसको डीमोटिवेटेड वे में ना लें, आप उसको समझें कि एक्चुअल में जिसको ज़रूरत है उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए ताकि वो हमारे इक्वल लेवल तक वो सारे आ पाएँ, सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। अगर मान लीजिए कई सालों से जिनको एजुकेशन की नहीं अवेलेबल कराई गई फॉर सोशल रीजंस, तो उनको अगर हम ऐसा चांस देते हैं और अगर वो काबिल हैं तो डेफिनेटली उनको एक स्टेप फॉरवर्ड हमें देना चाहिए। एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन टाइप थिंग है ये, और मैं चाहूँगा कि इससे आप डीमोटिवेटेड ना हो। आपने आगे चल के भी ये पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। हमारा गोल है जो विकसित भारत का, हम चाहते हैं कि सारे ऊपर उठें, सिर्फ कुछ हम लोग आगे ना आए या कुछ XYZ कैटेगरी आगे ना आए, सारे इकट्ठे साथ में आगे बढ़ें, तभी
सबका साथ सबका विकास तभी बहुत possible है। पॉजिटिव माइंडसेट है सर आपका। चलिए ये प्रोफेशनल बातें हो गई और आप फाइनली अब यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं, लेकिन इससे पीछे जो आपकी पर्सनल लाइफ थी वो किस तरीके से रही? क्योंकि आपने बहुत कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया, उसके बावजूद आपने किस तरीके से डिसिप्लिन अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखा और क्या पर्सनल चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? जी, मतलब 17-18 ईयर्स तक मैं अपना मोगा में ही था, पेरेंट्स के पास था, तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी क्योंकि हम हमेशा उनकी छत्र छाया में रहते हैं। कोई हमें डिसीजंस वगैरह लेने में कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि दे आर ऑलवेज़ देयर। बट ट्रेजेडी हुई, मेरे फादर बीमार रहते थे काफ़ी टाइम से, तो ही पास्ड अवे। और तब मैं अपने 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहा था और मेरे को याद है कि मैं अपना फ़र्स्ट एग्ज़ाम दे के आया था और मेरे फादर बिल्कुल मतलब वीक थे और वो बोले कि भाई अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है संभालना, बी यू टेक मी टू द हॉस्पिटल। और मोगा में कोई अच्छा मतलब हॉस्पिटल नहीं था ट्रीटमेंट के लिए, तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, एक्चुअली ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो फिर हमें लुधियाना जाना पड़ता था और मैं डेली अपना पेपर देने अप डाउन करता था और लुधियाना ही उनको एडमिट करना पड़ा। तो फिर उसके बाद मेरी एडमिशन हुई SRCC में, परफॉर्मेंस अच्छी रही तो मेरे को कॉलेज मिला जो मेरा ड्रीम भी था। और फिर उसके बाद मेरे फादर के जाने के बाद 2 महीने बाद मेरे मदर की डेथ हो गई ग्रीफ में। तो वो बहुत बड़ी एक मैं बोलूँगा ट्रेजेडी थी और मैं यही बोलूँगा कि जो उन्होंने खुद संघर्ष इतना किया, मैंने वो फर्स्ट हैंड देखा है कि उन्होंने कितनी हिम्मत से ये संघर्ष देखा, हमें इतनी अच्छी वैल्यूज़ दी, इतनी अच्छी एजुकेशन दी, स्टेबिलिटी दी। व्हाटएवर जो भी उनकी लाइफ में पर्सनल हेल्थ रीज़न से परेशानियां हो रही थी, उन्होंने हमें मेरे को, मेरी सिस्टर है एल्डर 5 इयर्स ओल्डर, वो मेरे हाँ जी हैं, तो बहुत अच्छा उन्होंने स्टेबल एक हमें जीवन दिया। तो उसी से सीख के मैंने फिर सोचा कि मैंने उनकी जो लेगेसी है, जो उन्होंने चीज़ें सिखाई हैं, मेरे को वो इम्प्लीमेंट करनी है हर हाल में। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम से मैं बाउंस बैक कर पाया, पर जो उस टाइम पे मैंने सीखा, जो मेरे को मेंटल रेजिलियंस तो मिली ही मिली, मेरे को लोगों के प्रति बहुत कंपैशन और एम्पैथी होने लग गई। आपने मेले में भी कपाल मोचन में देखा था कि कैसे एक महिला जो गुम गई थी उनको फिर हमने ढूंढा था। तो मेरे को ऐसे लगता है कि हर जगह मैं अपने मम्मा पापा को ही सर्व कर रहा हूँ और यही मेरा गोल है और यही मेरे को मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देता है। जहाँ भी आज आपके मम्मी पापा होंगे वो नो डाउट आप पे बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। इसके अलावा मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक माइंडसेट हो गया कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दिन रात किताबों में घुस के रहना है, लेकिन आप इसके अलावा कॉलेज टाइम में सोशल सर्विस में भी बहुत एक्टिव थे और बहुत मेडल्स आपने जीते, प्राइजेस आपने जीते, तो वो क्या आपका माइंडसेट रहा है उस जी, मेरा शुरू से ही ये माइंडसेट रहा है। मैं ना हर चीज़ में कह लो हाथ डालता था कि मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलता था। चेस में मैंने पंजाब में रैंक 2 हासिल किया, स्विमिंग, बैडमिंटन मैं बहुत खेलता था। तो मेरे को ये हमेशा होता था कि मे बी भगवान की दया से मैं बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेता था बुक्स को, तो फटाफट करके मेरे को होता था कि मेरे को कुछ और चाहिए, कुछ और यूनिक मेरे को करना है। और एक मेरे में कह लो परेशानी ये है कि 2-3 साल कोई गेम खेली फिर उसको मैं शिफ्ट कर लेता, फिर उसके बाद मेरे से खेली नहीं जाती वो। तो मेरी कह लो हॉबी ही ये है कि मैं अलग अलग स्पोर्ट्स कोई चीज़ कोई करता रहता हूँ, बुक्स कोई नई पढ़ते रहे। मेरे को ये लगता है कि उससे अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। थोड़ा माइंड आप शिफ्ट करते हैं तो इट इज़ नॉट रियली अबाउट द क्वांटिटी ऑफ आवर्स जो आप पुट कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड मिनिमम चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 4 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं देन इट्स अ प्रॉब्लम। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मैं क्लियर कर लूँगा बिकॉज क्वालिटी मैटर्स, ऐसा नहीं है। मिनिमम मैं बोलूँगा 6-7 आवर्स तो आपको डेली एवरेज चाहिए। कुछ दिन होते हैं, बिल्कुल कुछ दिन ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कोई घर पे कुछ है, काम है, कोई चल रहा है, कोई जॉब में काम है, आप उतने घंटे कई बार नहीं निकाल सकते, कई बार प्रोडक्टिविटी डाउन होती भी है वैसे फॉर अपने अदर रीजंस ऑल्सो। तो आपने मान लीजिए 4 घंटे किया तो आप नेक्स्ट डे या आप वीक का टारगेट समथिंग कुछ बना लें कि मेरे को वीकली बेसिस पे डेली 8 घंटे चाहिए। तो मतलब वीकली लगा लीजिए आप 56 या 60 आवर्स मेरे को निकालने हैं जी। तो मैं ये बोलूँगा कि कंसिस्टेंसी उस वे में रखिए, एक लार्जर पिक्चर में। ऐसे मत रखिए कि मैंने आज 8 घंटे पढ़ने हैं, हाँ 4 से 10 पढ़ना है।
एक आप टास्क पे फोकस ज़रूर कीजिए कि आज मैंने ये काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आज ज्योग्राफी का ये बुक करनी है तो ये करनी है। अगर वो जल्दी हो गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो मैं उसको करके ही फिर उठूँगा। तो ये मैं बोलना चाहूँगा। और कुछ अभी मेरी जॉब थी तो डेफ़िनेटली मैं मतलब 7-8 घंटे तो नहीं ही दे पा रहा था। ओके। तो मेरी कोशिश रहती थी कि सुबह मैं अपना अर्ली मॉर्निंग नहीं मतलब 6 टू 8 6 टू 9 में अपने 2-3 घंटे निकाल लूँ और फिर शाम को जॉब से आके अपना 2-3 घंटे निकाल लूँ। स्लीप अपना प्रॉपर लीजिए। कुछ बच्चे होते हैं कि आप स्लीप को सेक्रीफाइस कर देते हैं, आप 6 घंटे सो रहे हैं, आप 5 घंटे सो रहे हैं। इफ़ इट वर्क्स फॉर यू देन वेल एंड गुड, बट जनरली आप 7-8 आवर्स ज़रूर स्लीप लें। क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो मेरे मदर बोलते थे कि 2 लकड़हारे थे जो लकड़ काटते थे और दोनों 8 घंटे काम करते थे, पर एट द एंड ऑफ द डे एक की लकड़ काटी हुई पाइल इतनी बड़ी होती थी और एक की बिल्कुल छोटी। तो छोटी वाला बोलता है कि यार भी हम दोनों 8 घंटे काम करते हैं, बट तेरा इतना सारा लकड़ तूने कैसे काटी? तो कह रहे मैं ना 2 घंटे घर जाता हूँ और अपनी जो कुल्हाड़ी है मैं उसको शार्पन करता हूँ। तो जो ये हमारी स्लीप है या जो हमारी हॉबी है, आप इसको ऐसे मत लें कि ये टाइम वेस्ट है। अगर आप इसमें भी डिसिप्लिन है, स्लीप में डिसिप्लिन दिखाइए। आप अपनी हॉबी में डिसिप्लिन दिखाइए कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं गेम खेल ही जा रहा हूँ तो मैं 10 घंटे गेम ही खेल रहा हूँ। उसमें डिसिप्लिन रहिए तो आपकी धार तेज होगी, जो आपकी कुल्हाड़ी की है। क्रिएटिविटी स्किल्स इंप्रूव होंगी, प्रोडक्टिविटी होगी, मेंटल एक्सर्शन नहीं होगी आपको। तो कई बार क्या होता है, आप पुश करी जा रहे हैं तो इट्स लाइक कि आप गाड़ी भगाई जा रहे हैं, उसकी सर्विस नहीं हुई है गाड़ी की। तो सर्विस बहुत ज़रूरी है इस गाड़ी की। पढ़ाई के साथ साथ अपने गोल के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ भी बैलेंस्ड रहनी चाहिए। बिल्कुल। आपने सर कोई कोचिंग ली ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए? हाँ जी, मैंने जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने आपको बताया कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था। मैं सीसैट में बिल्कुल थोड़े मार्क्स से चूक गया था, तो मैंने सीसैट के लिए थोड़ा सा रिवीजन टेस्ट सीरीज़ मैंने करी थी। वो मैंने अंजिस्ट करी थी। अंजिस्ट नाम की एकेडमी है और राम सर चलाते हैं। तो मैं अगर लोग करना चाहें, अगर आपको लगता है कि आप सीसैट में थोड़ा सा फॉल्टर कर रहे हैं तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी उनके फ्रीली भी अवेलेबल हैं। कोचिंग्स नेसेसरी है सर सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए? नेसेसरी मैं नहीं बोलूँगा। आपको ये देखना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। जैसे मेरे को लगता था मेरा सीसैट हो जाएगा, मेरे को लगता था मेरा सेकंड अटैम्प्ट में, मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को लगता है मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स में है तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर लूँगा उसमें। कॉलेज भी मेरा काफ़ी अच्छा रहा, पर एक्चुअल में जो यूपीएससी की डिमांड है वो एक मास्टर्स लेवल की या एक सीए लेवल की कॉमर्स की है। तो वो डेफिनेटली मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन करी थी तो वो मैं वहाँ पे चूक रहा था। तो फिर मैंने उसकी कोचिंग ली थी, टेस्ट सीरीज़ दी मैंने। जिन लोगों ने हेल्प करी है औरों को क्रैक करने के लिए, तो मेरे को था कि मैं ये चीज़ आउटसोर्स कर दूं ताकि मेरी उसमें मेंटल स्पेस ना यूज़ हो। वो मेरे को बताएं कि क्या चीज़ हम करें, क्या हम ना करें। और एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा बैलेंस बना के चलें। ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग पे टोटली डिपेंडेंट हो जाएं। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने नाम भी लिए उनके भी, कि कुछ चीज़ें आपको देखनी है कि क्या इम्प्लीमेंट करना है इसमें और क्या नहीं करना है इम्प्लीमेंट। तो मैं वो बोलूँगा कि आप बैलेंस सब बना के चलें हर चीज़ में। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो यही मेरा आपके चैनल के सर कुछ बुक्स आप रिकमेंड करना चाहेंगे जिनको आपने रेगुलरली पढ़ा है और उनमें से काफ़ी चीज़ें आपको हेल्प मिली एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए? देखिए यूजुअली बच्चे क्या करते हैं कि मैं मार्केट गया तो मैं ये बुक उठा लूँ, किसी ने मेरे को बोला ये बुक, तो ये बुक उठा ली, मैंने पढ़ा, उसको मेरे को अच्छी नहीं लगी, फिर कोई और किया, फिर तो इसमें मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मान लीजिए ये अभी पार्क है, इसमें हमें पानी निकालना है। मैंने कुछ खुदाई यहाँ पे करी, कुछ यहाँ करी खुदाई, कुछ वहाँ करी, पर ग्राउंड वाटर तो एक ही है ना, सबका कनेक्टेड। तो रादर देन कि हम कुछ यहाँ करें, कुछ यहाँ करें, कुछ वहाँ करें, हम एक ही जगह अगर खुदाई करेंगे, मेरा कहने का मतलब है कि हम एक सोर्स फॉलो करेंगे, जेन्युइन सोर्स, उसी को अच्छे से करेंगे, बार बार करेंगे, तो हम वाटर तक पहुँच जाएंगे। तो कुआं अगर खोदना है तो एक ही जगह हमें डिग करना पड़ेगा। एक मूवी का कोट भी है चांदनी चौक टू चाइना में, कि मेरे को उन 1000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस करी है, मेरे को उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस की है। तो यूपीएससी के पेपर को हमारी उस एक मूव से खतरा है। वो एक मूव मैं आपको बता देता हूँ। स्टैंडर्ड बुक जो गवर्नमेंट इशूड हैं, एनसीईआरटी बेसिक हैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारा उनमें बेस बना हुआ है, उसको बार बार रीड कीजिए।
मैं अगर आपको दिखा भी दूंगा, मेरी वो बुक्स की हालत ऐसी है, आपको लगेगा कि ये पता नहीं कितने सालों पर पुरानी है। आपने उसी एक मूव को 1000 बार पढ़ा है। 1000 बार प्रैक्टिस किया है कि वो ऐसी लगनी चाहिए कि भाई ये तो किसी लाइब्रेरी की पुरानी बुक है। तो आप उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटीज़ हैं और आगे फॉर एग्जांपल मेंस में हमें और रिक्वायर्ड होता है, लक्ष्मीकांत होती है पॉलिटी की, जी। और एथिक्स के लिए अलग मटेरियल होता है। न्यूज़पेपर रीड कीजिए, वो कलेक्ट कीजिए। तो एक स्ट्रैटेजी अगर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो फिर मैं आपको और उसमें सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप बीडीपीओ की पोजीशन पे थे, तब भी आपके पास बहुत पावर्स थी, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि मैं समाज में बदलाव लाना चाहता हूँ, तो वो डेफिनेटली आप उस पोजीशन पे भी ला सकते हैं। बट अब आप आईएएस की पोजीशन पे जाने वाले, तो अब ऐसे क्या पावर्स आपके पास हैं जो आप ज़्यादा बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सोसाइटल चेंजेस के लिए? देखिए, जो हमारा काम होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो डेवलपमेंट, जो स्कीम्स होती हैं सरकार की डिफरेंट, वो हमने इम्प्लीमेंटिंग उनकी करनी होती है। जी। एक होता है पंचायत ऑफिसर, जो ब्लॉक समिति होती है, पंचायत समिति होती है, उसके हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। तो फाइनेंशियल पावर्स होती हैं कि हम एक वहाँ पे काम कर पाएँ। और एक पब्लिक ग्रीवेंस में हम कह लो कि गांव के लोगों और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में हम एक ब्रिज हैं कि हमारे लेवल पे हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें सॉल्व हो जाएँ। बट अगर मैं आपको बात करूं कि आईएएस में जाके हम क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगा कि पहली बात स्केल माने कि अभी अगर मेरे अंडर एक ब्लॉक है, 67 पंचायत हैं, 85 विलेजेस हैं जगाधरी में, पर एक एज एन आईएएस ऑफिसर हमारा एरिया इम्पैक्ट का बड़ा हो जाता है, जिसको मैं बोलूँगा कि स्केल बड़ा हो जाता है काम का, कि आप ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकते हैं। लेटर ऑन आप जाके पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं कि भाई जो हम यहाँ पे, मेरा इम्प्लीमेंटिंग पे ध्यान था कि जो सरकार ने स्कीम बनाई है हम उसको इम्प्लीमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो राइट पीपल हैं जिनको पहुँचनी चाहिए उनको हम पहुँचाएं। पर आईएएस में हम आगे जाके वो पॉलिसीज़ बना सकते हैं। तो मैं आपको और बताऊंगा कि इसमें स्केल तो है ही, स्कोप बहुत ज़्यादा है। बीडीओ की लेवल की जॉब में स्कोप थोड़ा लिमिटेड होता है। नो डाउट हम बहुत काम इसमें कर सकते हैं, बट जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, या इन्वायरमेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें हमारा लार्जली कॉपरेशन बेसिस पे चलता है। अगर मैं एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, पर अगर मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ तो इसमें मेरे को थोड़ी सी और पावर या अथॉरिटी मिलेगी कि मैं एक अच्छा काम कर पाऊँ। तो मैं ये आपको बोलूँगा कि सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वांट टू आस्क, लाइक यू हैव बीन अ ब्रिलियंट स्टूडेंट थ्रू आउट योर जर्नी, बट उन सभी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप तो स्कॉलर रहे हैं अपनी पूरी लाइफ में, लेकिन सभी बच्चे स्कॉलर्स नहीं हो सकते, बट स्टिल दे वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, या वो हरियाणा सिविल सर्विसेज कमीशन में या किसी भी स्टेट सिविल सर्विस कमीशन में कुछ करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज फाइनली देना चाहेंगे? देखिए, मेरा मैसेज अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो बच्चे अभी शुरुआती अटैम्प्ट्स में हैं, अपना कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, या फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट है उनका, मैं बोलूँगा कि आप टोटली फुल्ली डेडिकेटेड होके यूपीएससी आप करें। इससे क्या होगा कि आप वन साइडेड उससे काम करेंगे तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगा। पर जो बच्चे लेटर स्टेजेस में हैं, जो 4th अटैम्प्ट में, 5th 6th अटैम्प्ट में हैं, उनको मैं बोलूँगा कि आप प्लीज़ एक प्लान भी, ठीक है हमें थोड़ा डीमोटिवेटिंग सा लगता है कि मैं प्लान भी क्यों चुनूँ, पर आप ये मत माने कि यूपीएससी एक अपने आप में एंड है। यूपीएससी एक हमारा ज़रिया है सर्व करने का, और बहुत सारे ज़रिए हैं सर्व करने के। तो मैं उनको ये मैसेज पहुंचवाना चाहूँगा कि आप तैयारी कीजिए, और लार्जली तैयारी सेम है। अगर आप काफ़ी उसको थोड़ा सा ट्वीक करें हेयर एंड देयर, तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और आप जो एम है हमारा हमेशा सर्व करने का होता है, तो आप उसको वो फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये मेरा मैसेज रहेगा। डिसिप्लिन ज़रूरी है। डिसिप्लिन को आप ऐसे मत सोचें कि डिसिप्लिन मतलब कि पढ़ाई करते रहो, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया 10-12 घंटे। डिसिप्लिन मतलब खेल के टाइम खेल, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, हॉबीज़ के टाइम हॉबी, और एक बैलेंस मेंटेन करके चलें सारी चीज़ों में, पर्सनल में, अपना पढ़ाई में, खेल कूद में। तो अति की भली ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति की भली ना बरसना, अति की भली ना धूप।
तो बैलेंस बना के चलें हर चीज़ में। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यकीन करेंगे कि हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस इंटरव्यू से। साथ ही जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स है या किसी भी फील्ड में है लेकिन एक सर्टेन गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस इंटरव्यू से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और ऐसे तमाम जानकारी के लिए देखते रहें HR71 न्यूज़ में। यमुनानगर से वसुंधरा काम्बोज।